वंदे मातरम प्रगति परिवार, वंदे am I मातरम। audible? ओके, सो इन सब की प्रॉब्लम बेसिकली है क्या कि साइबर सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, राइट? सो द वे दे आर प्रोटेक्टिंग अस फिजिकली, दे हैव द पुलिस, right, to protect us, they have the army to protect us, but unfortunately in case of cyber attacks there is no one who is going to protect us. We only can report whatever has happened with us, but मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ है तो उसका कुछ रेजोल्यूशन मिला हो। सो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि देयर इज समवन हु इज सिटिंग आउट देयर हु इज गोइंग टू हेल्प अस और हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। कोई भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा नहीं है। एंड ये थोड़ा सा मैं ब्लंट हो रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन इन दिस डोमेन सिंस लास्ट ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, जिसमें मैं कॉरपोरेट्स के साथ काम कर सकता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मैं काम करता हूँ। तो आप हमारी और आपकी बात छोड़िए, उनकी जो जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी साइबर सिक्योरिटी अटैक, और उसके लिए वो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, राइट? एंड वी कांट डू दैट। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हमारे लिए नहीं, हम हर साल 50 लाख का इन्वेस्टमेंट रखें कि हम साइबर से प्रोटेक्ट रहें। तो वैसा नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, जो हम इंडियंस का बाय डिफॉल्ट एक नेचर होता है कि फर्स्ट वी ट्रस्ट अनलेस इट इज प्रूवन रॉन्ग, राइट? हम सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं, और जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि वो आदमी सही नहीं है, हम साइबर के केस में उल्टा कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद द डाउट अनलेस प्रूवन ट्रस्टेड, राइट? अगर हम सिर्फ इस अप्रोच से चलेंगे तो हाफ आवर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। तो हमें सबसे पहले डाउट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है? तो साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम में सिर्फ एक छोटा सा काम होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को लेते हैं और मिसयूज करते हैं। बस यहीं से साइबर क्राइम स्टार्ट हो जाता है, और सारा का सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। सिर्फ सारा सारा खेल आपके डेटा का है। आपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर लिया, आप बच गए। आपने इंफॉर्मेशन को बाहर जाने दिया, आप गए, राइट? आपके पास जो भी कॉल्स आते हैं, जो भी ईमेल्स आते हैं, क्योंकि उनके पास आपके फोन नंबर्स हैं ना, इसीलिए आते हैं, राइट? आपके बच्चों के बारे में उनको पता है ना, सब पता चलता है। मैं वो भी बताता हूँ सर, तो वो भी मैं बताऊंगा कि ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज है, आपकी इंफॉर्मेशन है, बाहर जाती है, वो मिसयूज करते हैं, बस यहीं से साइबर क्राइम स्टार्ट हो जाता है। और यही से मिलते हैं। बस यहीं से वो जो चीज जितना सुख दे रही है वही उतना दुख दे रही है, राइट? यही करेक्ट। कहना है। तो हमें बहुत शांति से सोचना है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि इसके लिए कुछ बहुत टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, हमें बहुत कुछ आना चाहिए, इसके लिए स्पेशल कोई कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई होती है, कुछ भी नहीं। बहुत छोटी सी चीज है, ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड चीज है। हमें पहले डाउट करना है, फिर ट्रस्ट करना है, और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। तो अब साइबर क्राइम लोग सुनते हैं, बट क्या हो सकता है? मतलब आई थिंक 30 to 40% पीपल ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस विद द साइबर सिक्योरिटी, राइट? बट बाकियों को शायद पता नहीं होगा, और जो जो आपके साथ हुआ भी है, आपको ये नहीं पता है कि उससे भी बुरा क्या हो सकता था। ये तो शायद एक वो ट्रेलर होगा, बट उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। जैसे कि सर ने बताया कि उनके पास कॉल आया कि उनका वो मटेरियल पकड़ा गया है, जब वो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें से कुछ निकला, राइट? तो डॉक्टर इन दी गुड़गांव, शी लॉस्ट 4 करोड़। उसके अकाउंट से 4 करोड़ रुपए धीरे धीरे करके सिर्फ इस फ्रॉड के थ्रू ले लिए गए कि आपका माल पकड़ा गया है जिसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल था जो यहाँ से बाहर जा रहा था। आप इनकम टैक्स की रडार में आ चुके हैं, और इस तरह के फ्रॉड से तो बहुत कुछ हो सकता है जो अभी हम शायद सोच भी नहीं सकते। यू मे लूज योर मनी और एक्सटॉर्शन, पैसा जा सकता है, नहीं तो एक्सटॉर्शन का केस हो सकता है। वो धीरे धीरे करके आप उनको ईएमआईज में पे करेंगे, फिर मंथली होगा, ईयरली होगा। वो तो ठीक है, लकी हैं कि अगर एक ही बार में पैसा दे दिया और छूट गए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एक्सटॉर्शन वो कंटिन्यूसली चल रहा है, जो अभी पता भी नहीं है, राइट? और ये सब हो रहा है जो थोड़ा सा ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके साथ हो रहा है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पास पैसा है, कोई काम नहीं है, टेक्नोलॉजी उनको आती नहीं है, डरते हैं। तो वो जो एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन वाले केसेस हैं वो उनके साथ ज्यादा हो रहे हैं, कि साइलेंटली पैसा वो धीरे धीरे करके निकालते रहते हैं।
आपकी रेपुटेशन जा सकती है। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो हो सकता है आपका पैसा ना जाए, हो सकता है कोई एक्सटॉर्शन मनी आपसे ना लगे, बट रेपुटेशन आपकी जा रही है। तो दैट इज अगेन अ मॉनिटरी लॉस ना। आपकी अगर रेपुटेशन लॉस हो रही है जिसमें आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, धीरे धीरे आपने बिजनेस को बिल्ड किया, आपने टाइम लगाया, टाइम मतलब पैसा लगाया, और 5 साल के बाद में अगर उसकी रेपुटेशन वापस से आ जाती है तो यू आर लूजिंग योर मनी ना। वो पैसा ही गया एक्चुअली में आपका। अगर इन ये भी कुछ नहीं होता है तो आप किसी के क्राइम में पार्टनर भी हो सकते हैं। आप बेवजह फंस सकते हैं। आपका पैसा नहीं गया कोई बात नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपकी रेपुटेशन भी डैमेज नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के क्राइम में पार्टनर भी बन सकते हैं साइलेंटली। और क्राइम में पार्टनर बनने का मतलब वो सिमिलरली कि जो क्राइम कर रहा है वैसे ही आप भी ट्रीट किए जाओगे, या फिर वो आपसे कुछ करवा सकते हैं। पैसा नहीं ले रहे, एक्सटॉर्शन नहीं ले रहे, रेपुटेशन आपकी डाउन नहीं कर रहे हैं, आपको क्राइम भी नहीं करवा रहे हैं, बट वो आपके थ्रू कुछ भी करवा सकते हैं। आप वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ करने के लिए। जो आप कह रही थी ना कि मैंने तो कुछ शेयर नहीं किया, तो जो आप करते हैं आपके आसपास वाले जो हैं वो सब इम्पैक्टेड होते हैं। तो ऐसा अगर आप इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने आसपास वालों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे, आपने क्या इन्फॉर्मेशन ही तो दी है, उसने कौन सा मेरे से पैसा ले लिया, लेकिन आप हो सकता है अपने फैमिली का, फ्रेंड्स का डैमेज कर रहे हो। और अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा ही बच के रखना है, क्योंकि इंडिविजुअल में तो फिर भी एक बार लॉस झेला जा सकता है कि चलो 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया इंडिविजुअल के लेवल पर, बट बिजनेस अगर है तो अगर बिजनेस तो पूरा का पूरा जो आपके सालों की मेहनत है एक बार में सब जा सकता है। तो ये इस तरह के इम्पैक्ट होते हैं, और थोड़े से हम केयरफुल रहेंगे तो आई थिंक हमें शायद हम बहुत आसानी से बच भी जाएंगे। करेक्ट। तो पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या है और इससे क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि इससे हो क्या सकता है तो बचेंगे क्या। अब आप कहते हैं कि ठीक है मुझे पता तो चल गया कि इससे क्या हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा क्या है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो व्हाट डू यू कैरी? योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। ये नहीं कि कोई कुरियर वाला आ रहा है तो उसको अपना वो नंबर, ठीक है यार इस पे कॉल करके बता देना शाम को, वो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। लॉग इन क्रेडेंशियल्स, ये इंफॉर्मेशन आपकी होती है जो आप कैरी करते हैं, हर एक इंडिविजुअल इसको कैरी करता है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके लॉग इन क्रेडेंशियल्स, हर जगह अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, आपके कंपनी के सीआरएम्स हैं, अकाउंट्स हैं, ईमेल्स हैं, आपकी चैट कन्वर्सेशंस, एसएमएस, ये भी आप कैरी करते हैं। आप अपने ईमेल्स को कैरी करते हैं, आप अपनी फोटोज को कैरी करते हैं। बिहेवियरल इंफॉर्मेशन, आपके लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक्स क्या हैं, ये भी आप कैरी करते हैं। तो जब आप किसी को बता रहे हैं ना कि मुझे ये पसंद है, तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको। अगर मुझे पता चल गया कि वो उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, या मुझे उनका एक बिहेवियर पता चल गया, मैं बहुत इजीली ट्रैप कर सकता हूँ। पर्सनल डेटा के अलावा आप ऑफिशियल डेटा भी कैरी करते हैं। आपको लगता है कि यार मैं क्या जॉब ही तो कर रहा हूँ, आप बिजनेस ओनर्स हैं, आप अपना डेटा कैरी करते हैं, आपके एम्प्लॉयज आपका डेटा कैरी कर रहे हैं। तो आपका जो डेटा है, आपका जो बिजनेस का डेटा जो आपने इतने सालों में बनाया, वो आपके एम्प्लॉयज कैरी कर रहे हैं, और उस डेटा का क्या होगा, कौन लेकर जाएगा, आपको पता भी नहीं है। राइट। तो आपका जो ऑफिशियल डेटा होता है वो भी यहाँ वहाँ घूम रहा है। पर्सनल डेटा को तो आप कंट्रोल कर लेते हैं, बट जो बिजनेस रिलेटेड डेटा होता है, जो कि मोस्ट क्रिटिकल डेटा, राइट, जिसमें आपकी सालों की मेहनत लगी है, उसका पता ही नहीं है। वो ठीक है एम्प्लॉय के लैपटॉप में पड़ा हुआ है। आपके जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन आपके बैकएंड के सप्लायर्स हैं, कौन आपके की कस्टमर्स हैं, आप सक्सेसफुल होने के लिए सबके कोई ना कोई बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। तो वो बिजनेस सीक्रेट्स आप अपने कैरी करते हैं। फ्यूचर प्लान्स, आप आगे क्या करने वाले हैं,
ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कोई भी लेकर आपको बहुत इजीली ट्रैप कर सकता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करना है, शेयर तो करना ही है, बट थोड़ा सेंसिबली किसको करना है, किस हद तक करना है, कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि साइबर क्रिमिनल्स को डेटा जाता कहां तक है। आपको ये पता चल गया कि हम क्या डैमेज हो सकता है थ्रू साइबर सिक्योरिटी। आपको ये पता चल गया कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो आप कैरी करते हैं विच इज द क्रिटिकल वन। अब वो इंफॉर्मेशन उन तक जाती कैसे है। अब आई डोंट नो आप लोगों को वहां से डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वन इज दी सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग होता है कि मैं ऐसे टहलते टहलते सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखता चलूंगा, और कौन किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, क्या है, कैसा है, कौन सी वॉच पहने, तो ये सोशल इंजीनियरिंग में सारी इंफॉर्मेशन ये गैदर की जाती है। बहुत साइलेंटली सिर्फ वॉच करेंगे वो, आपके सोशल अकाउंट्स को देखेंगे। आप जो भी कर रहे हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी, वो सब ऐसे नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब पहले जो होता था ना कि हमारे घर के अंदर भी कोई झांक कर नहीं देख सकता था कि घर के अंदर क्या हो रहा है, बट अभी तो वो बैठे हुए वो देख रहे हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। और हमारे घर के बाहर कोई आता है, एक अननोन पर्सन, उससे हम 10 बार पूछते हैं कि भैया क्यों आना है। अब घर के अंदर तो किसी को ऐसे नहीं घुसने देते हैं ना, बट घर के अंदर की सारी चीजें बाहर हैं, राइट। सेकंड हो गया फिशिंग ईमेल, एसएमएस होते हैं जो आपको एक किसी और के नाम से ईमेल आया, किसी और के नाम से एसएमएस आया, तो ये उनके तरीके हैं साइबर क्रिमिनल्स के, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन आपसे गैदर करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कुछ निकाली, फिर आपको ईमेल्स के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप उनको कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी। के बाद में फिर आपको एंड इंटरनेट पर बुलाकर कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर कैप्चर कराते हैं कि आप यहाँ पर आइए, फॉर्म फिल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, राइट। उसका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। हो सकता कोई वो जेन्युइनली फ्रॉड का आगे प्लान कर रहे हो सकता अभी कुछ आपको डैमेज नहीं करना हो। सिंपल सा एक ऑफर है कि भाई एक थाली पर एक थाली फ्री है, आप यहाँ के रजिस्टर कर दीजिए और ले लीजिए अपना एक थाली। आप गए वहां पर, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करी, खुद से फिल करिए, मोबाइल नंबर ले लो और ये ले लो, मेरा ईमेल एड्रेस ले लो, रजिस्टर कर दो, रजिस्टर करके डन। कोई ऑफर नहीं, कोई थाली नहीं, इन्फॉर्मेशन आपने खुद ही उनको फिल कर दी है। इसी तरह से उनको क्या करना है, एक लिंक सर्कुलेट करना है, लाखों लोगों की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उनको कौन सा थाली ऑफर करनी है। उनको सिर्फ एक वो टेम्पलेट डिजाइन में ही तो बना के देना है, स्टार के साथ में बाय वन गेट वन, और रजिस्टर करके दे दिया आपको। तो थोड़ा सा सेंसिबली चलना है कि हमें जो होता है ना कि लालच जिसके अंदर नहीं है वो तो वैसे भी नहीं फंसता। अच्छा, फ्रीवेयर एंड मोबाइल लैपटॉप, तो पहला हो गया कि सोशल इंजीनियरिंग, आपके सोशल अकाउंट से कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली, उसके बाद में आपको ईमेल एसएमएस के थ्रू कुछ रिस्पॉन्ड करा के इन्फॉर्मेशन निकाली, नहीं है तो आपको किसी भी तरीके से इंटरनेट तक बुलाया, वहां पर कोई फॉर्म फिल कराया, वहां से इन्फॉर्मेशन निकाली, थोड़ी थोड़ी करके निकलेगी। इसके बाद में आपका अगर नहीं है तो आपको एक फ्रीवेयर मोबाइल एप्लीकेशन दे दी। अब जैसे अगर मुझे किसी को ट्रैप करना है, अटैक करना है, कुछ करना है, तो मैं बहुत सिंपल सा काम करूंगा, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दूंगा जिसमें आप लोग अपना ना वो एक्सपेंसेस को मैनेज कर लें। लेट से मैंने जेन्युइनली एक बढ़िया सी एप्लीकेशन 2-4-5 लाख रुपए लगाकर एक एप्लीकेशन बनाई, जिसमें एक बिजनेस के हिसाब से एक्सपेंसेस को मैनेज करने का सारा सिस्टम दिया, बढ़िया गुड लुकिंग एप्लीकेशन, और आप सबको दे दिया जी, आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए, फ्री में इंस्टॉल कीजिए और इसको मैनेज कीजिए अपने बिजनेसेस को। तो मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए खर्च करके मैंने आपके करोड़ों रुपए दांव पे लगा दिए। मैं आपके मोबाइल के अंदर ही जाके बैठ गया हूं। अब आप क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो फ्री में आपको मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया, सर ये लैपटॉप में डाल लो, इससे बढ़िया काम होगा। तो ऐसे। और जो ज्यादातर जो डेटा कलेक्शन होता है वो सारा का सारा फ्रीवेयर से होता है। आपने फ्री में कुछ लिया, और फ्री में तो एक्चुअली कुछ होता नहीं है, वो गिव एंड टेक ही चलता है। वो आपको कुछ दे रहे हैं और आप उनको बहुत कुछ दे रहे हो।
फिर इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं और फिर बहुत सारे सोर्सेज से वो डेटा आपका परचेज करते हैं। जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, करोड़ों डेटा उनके पास है। तो अगर मुझे डेटा चाहिए होगा, मैं सिंपली जाऊंगा और पीछे से जाकर बैकडोर से पॉलिसी बाजार के किसी बंदे से परचेज कर लूंगा। बहुत आसान काम है। या कोई कार मैकेनिक वाली, जो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, हो सकता है आप सर्विसेज उनकी न लेते हो, आप सिर्फ जाके रजिस्टर भी कर रहे हैं तो उनके पास डेटा जा रहा है। मैं किसी से भी जाके डेटा ले सकता हूँ उनसे, है ना। मैं गो मैकेनिक के पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरे को इन सब जिनके पास ना ऑडी है, मेरे को सबका डेटा दे दो। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी डेटा आपको बहुत आसानी बहुत आसानी से मिल जाता है। ठीक है। और हो सकता है कि एक्सीडेंटली कि उनका मूड नहीं था, लेकिन कहीं कुछ मिल गया अच्छा तो ले लिया, राइट। क्योंकि चोर तो वैसे ही होता है ना, घूम रहा है। अब हो सकता है चोरी करने ना आया हो, बट कुछ अगर दिखा यार कीमती है तो चलो मार लेते हैं। ठीक है। दूसरा, जो मोबाइल रिपेयर कराने या लैपटॉप रिपेयर कराने जाते हैं, वो तो सबसे डेंजरस जगह है, राइट। कि वहां तो आप अपना पूरा सब कुछ खुद ही रख कर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बचा के रखना है, चाहे वो लैपटॉप रिपेयर कराएं चाहे मोबाइल रिपेयर कराएं, बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल। क्योंकि मैं जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, आज से 16-17 साल पहले, तो उस टाइम मैं इस तरह की हार्डवेयर रिपेयरिंग सर्विसेज में भी था। जब उस टाइम कंप्यूटर्स नए नए ही चलते थे, तो हम एक छोटी सी कंपनी भी रन करते थे उस टाइम, जिसमें हम एएमसीज वगैरह लेते थे और कंप्यूटर्स को रिपेयर करते थे। तो मैं देखता था क्लाइंट्स लैपटॉप देख के गए आराम से, लो सर इसको रिपेयर करवा दीजिएगा, पूरा डेटा उसमें पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन पड़ी है, सारा ईमेल पड़ा है। अब अगर मैं चाहूं तो उस डेटा का कुछ भी कर सकता हूं। और वो बिहेवियर आज भी लोगों के अंदर है। उनको लगता है यार क्या है, ये तो जानने वाला है, क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा, डेटा कॉपी करके आराम से रखेगा, एनालिसिस करेगा कि इस पर क्या कितना डैमेज आपका किया जा सकता है। अगर उसको लगेगा कि हाँ थोड़ा भी डैमेज किया जा सकता है तो करेगा। और ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि आपके साथ डैमेज कुछ हुआ है, लेकिन कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि आपके साथ डैमेज हुआ है या नहीं हुआ और कितना हुआ है। क्योंकि आपके फोन से अगर मैंने कुछ लिया, आपका पीछे से डैमेज किया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ कोई, आपको खुद लगेगा नहीं साइबर क्राइम का मेरे ऊपर तो कोई फर्क नहीं है, मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, तो आ गए सर, उस पर भी आ गए। अब करना क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट, ये तो सारी कहानी हो गई। बट अब इनको बचना कैसे। तो सबसे पहले, कोई भी अननोन एप्लीकेशन अगर पैसा दे के आपको खरीदनी पड़ रही है, तो आप पैसा दे के खरीद के उस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। फ्रीवेयर कोई भी यूज मत कीजिए। कोई कितनी भी अच्छी एप्लीकेशन बनाकर आपको दे कि आप इसको मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, फ्री है सर, आप आराम से चलाइए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सब्सक्रिप्शन वाली जो पेड एप्लीकेशंस हैं, आप उनको परचेज कीजिए। क्योंकि उन कंपनीज का जो एप्लीकेशन बना रही है, पीछे बहुत बड़ी कंपनी है, उनके एक्सपेंसेस हैं, वो अपने एक्सपेंसेस आपके ही सब्सक्रिप्शन से वो लेते हैं और उससे उनकी कंपनियां चलती हैं। जो फ्रीवेयर वाली एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन निकालती हैं, बेचती हैं और पैसा बनाती हैं, उससे उनकी कंपनियां चलती हैं। सोशल सर्विस ऐसे ही तो नहीं है ना कि कोई फ्री में आपको कुछ दे रहा है, राइट। तो ये बहुत केयरफुल रहना है, हमें भी रहना है और हमारे आसपास वालों को भी वैसे ही हमें बताना है। नेवर ओपन एनी यूआरएल विद अननोन लिंक एंड चेक द डोमेन। तो ये जो यूआरएल जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं, तो कई बार होता है कि जैसे HDFC है तो HDLC.com करके इस तरह के सिमिलर डोमेन बना देते हैं। आपने देखा अच्छा HDFC है, बंद किया और आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, बहुत आती हैं, बहुत आती है। तो जैसे बहुत सारी बैंक्स हैं, ऐसा नहीं कि बैंक्स वगैरह कुछ नहीं कर रही हैं, बहुत सारी बैंक हैं जो करोड़ों रुपए खर्चती हैं सिर्फ इस चीज से बचाने के लिए आपको, कि आपको गलत एप्लीकेशन तक ना जाएं। हर महीने उनकी स्कैनिंग होती है कि अगर यूको बैंक की एक एप्लीकेशन है, तो यूको बैंक के नाम से 50 लोगों ने और एप्लीकेशन बना रखी है। तो यूको बैंक करोड़ों रुपए खर्चती है सिर्फ ये पता करने के लिए कि इस टाइम कहीं कोई यूको बैंक की नाम की फेक या डुप्लीकेट एप्लीकेशन तो नहीं है।
तो वो अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यस यस प्लीज। citibank.com और citibank.com पर ये उसने उसको सर्च करके उल्टा साइड से कर दिया, हाँ तो हाँ, वो भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है सर। अगर आपको पता है कि वेब विजिलेंट कौन हो सकता है? वो जैसे एचडीएफसी होता है, सिटी बैंक में अगर आप देखेंगे, आप इसमें स्किल का डिफरेंस है, वही तो वो हो चुका है। So we will ask questions based on that company first, है ना। तो कोई भी जो ऊपर का यूआरएल है बहुत केयरफुल देख कर ही करना है। कोई डाउट होगा तो मैं बताऊंगा कि असली यूआरएल कैसा दिखना चाहिए। अगर उसमें एक डॉट भी लगा हुआ है तो समझ लीजिए गलत है। अच्छा, वाईफाई को ओपन नहीं रखना है और वाईफाई का पासवर्ड भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि कई सारी जगह क्या होता है कि हम देखते हैं कि वाईफाई ओपन है और वाईफाई का ना पासवर्ड पूरी दुनिया को पता है। तो होगा कुछ नहीं, हो सकता आपका कुछ ना जाए, लेकिन अगर लेट से मुझे क्राइम करना होगा, मैं आपके सामने एक अगर एज अ साइबर क्रिमिनल हूं, तो मैं किसी के ऊपर भी जाऊंगा, मुझे कोई भी क्राइम करना है, ढूंढूंगा कि किसका हॉटस्पॉट ओपन है। अच्छा, ये वाले शॉप थे ना अंकल से, इनको मैंने पेटीएम करना था तो इनका वाईफाई कनेक्ट कराया था, पासवर्ड इनका मेरे पास है। मैं जाऊंगा उनकी शॉप के नीचे जाऊंगा, जो भी मेरे को एक्टिविटी करनी होगी, जो भी फ्रॉड ईमेल्स भेजनी होंगी, थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजनी होंगी, कुछ भी करना होगा, मैं उनके वाईफाई से कनेक्ट करके भेज दूंगा। क्यों? अगर ट्रैक होगा तो उसका आईपी ट्रैक होगा, मेरा क्या है, राइट। ज्यादातर शॉपकीपर सब वही करते हैं, सर पेमेंट करना है, मेरा वाईफाई ले लो, उसके बाद खुला हुआ है वो। आप उसको कभी ट्रैक भी नहीं कर सकते कि आपकी वाईफाई से आकर कोई कौन कांड करके चला गया। जैसे भी वो दिल्ली में जो थ्रेटनिंग ईमेल्स आए थे तो स्कूल्स में, तो क्या हुआ था, सिर्फ उनको वो एक आईपी ही ट्रैक करना होता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है ट्रैक करने का, वो पता ही नहीं कर सकते, और वो भी आईपी अगर जिसका है बस वहीं तक पहुंच जाएंगे। अब कोई वॉक करके आया, उस आईपी से कनेक्ट करके मेल्स भेजकर चला गया, तो वो कभी पकड़ ही नहीं सकते, कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं ऐसी पकड़ने के लिए। तो आपको ये बचाना है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं बट कोई और आपके थ्रू कुछ करके ना निकल जाए। तो जो भी वाईफाई वगैरह हैं, चाहे हमारे घर के वाईफाई हो चाहे हमारे ऑफिसेस के वाईफाई हो, सारे के सारे सिक्योर्ड रहने चाहिए। और पासवर्ड वो 0123456789 नहीं, क्योंकि वो पासवर्ड होना ना होना बराबर होता है। क्या आपका फोन नंबर भी नहीं होगा? हाँ हाँ, फोन नंबर करेक्ट। क्योंकि उसको हो सकता है थोड़ा सा 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा कनेक्ट करने में, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग वो जो मैंने बताया कि बहुत ही लिमिटेड करनी है, जितनी जरूरत हो उतनी ही करनी है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अननेसेसरी अपनी तरफ से सर्कुलेट नहीं करनी है सभी को। और हमारा जो ज्यादातर डेटा होता है सब ऑनलाइन होता है, गूगल के ड्राइव पर पड़ा होगा, गूगल की फोटोज के अंदर पड़ा होगा, सबका डेटा हम सबका ऑनलाइन ही रहता है ज्यादातर। आपने कोई भी फोटो खींची, गूगल से अकाउंट से सिंक हुई, गूगल के ड्राइव पर जाकर सेव हो गई, तो आपका डेटा वो सब क्लाउड पर है, ऑनलाइन है। आपकी अगर वहां 10,000 फोटो पड़ी है तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके एक ईमेल अकाउंट को ही तो हैक करना है बस, आपकी 10,000 फोटो उनके पास। तो ज्यादातर डेटा हम सब ऑनलाइन ही रखते हैं। मैं आपके मोबाइल तक नहीं भी आऊंगा, अपने लैपटॉप से बैठ के किसी तरीके से आपका अगर अकाउंट का पासवर्ड मैं क्रैक कर लूं तो आपकी सारी फोटो मेरे पास है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जो भी हमारा क्रिटिकल या जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कोशिश करें कि उसको ऑफलाइन रखें। ऑफलाइन मतलब हमारे फोन की जो मेमोरी होती है, हमारे जो फोन का स्टोरेज होता है, आप कोशिश करके उसमें ही रखें। जो क्लाउड सिंक है उसको आप बंद करके ही रखें तो बेटर है। लेकिन लोगों को लगता है कि यार चलो फोन चेंज करेंगे तो वापस से क्या ईमेल अकाउंट ही तो कॉन्फ़िगर करना है, मेरी सारी फोटोज आ जाएंगी, तो वो नहीं करना है। और फोन में भी अगर हमारा फोन 6 साल पुराना हो गया है तो जब तक उसका स्टोरेज अलाउ करते हैं हम तब तक वहां डेटा रखते हैं, कि जब तक वो 100% भरना स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हम हटाते नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि हम अपने फोन में डेटा सिर्फ जो रिसेंट 6 मंथ का है, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, इतना ही जरूरत है तो उतना ही रखें। उससे पहले की जो फोटोज है उसको निकाल के अपना पेन ड्राइव में या कहीं आजकल हार्ड ड्राइव वगैरह चलती है, एक्सटर्नल लैपटॉप्स होते हैं, कहीं भी वहां रख लें। लेकिन सारा डेटा पिछले 6 साल की फोटो आप अपने ही फोन में गूगल ड्राइव से कनेक्टेड मत रखें। आपका डेटा बचा भी रहेगा, सिक्योर्ड भी रहेगा।
क्योंकि उससे ज्यादा पुरानी फोटो शायद ही कभी कभी कोई बस स्क्रॉल करके देखता है। अब ऐसा हमेशा तो कोई नहीं 3 3 4 4 साल पुरानी फोटो देखता है। आपको कभी देखना है तो बाद में देख सकते हैं, फोटोज आपके पास हैं। ठीक है। पासवर्ड्स हमें वो, यस प्लीज। अच्छा, ओनली 4 मिनट्स आर मीनिंग, ओह सॉरी। ठीक है। पासवर्ड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखने हैं, 1 2 3 4 5 नहीं रखने हैं, क्योंकि इनको क्रैक करना बहुत 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 ईजी होता है। पासवर्ड रखना है बहुत ध्यान से, आप कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन, स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, और भले ही अपने नाम से मतलब कुछ ऐसा इजी से रख लें। और एक बार रखना स्टार्ट करेंगे ना तो वो आपको फिर बहुत इजी लगने लगेगा। लेकिन कोई सिंपल सा सिर्फ सिर्फ न्यूमेरिक नहीं रखना है। सिर्फ नंबर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको क्रैक करना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। पासवर्ड चेंजिंग हैबिट्स तो है ही नहीं इंडियंस के अंदर। एक बार जो रख दिया 6 साल पहले वही चला आ रहा है, तो वो सबके साथ प्रॉब्लम है। तो अगर हम बहुत ही कैजुअल लेंगे अगर इन सब चीजों को, तो फिर तो उन क्रिमिनल्स के लिए आसानी ही है, उनको तो और अच्छा है। तो थोड़ा सा सीरियस है हमें रहना पड़ेगा, बिकॉज हमें बचाने के लिए कोई इधर पुलिस नहीं है जो आएगी। हमें खुद ही अपने घर की खुद से ही सिक्योरिटी करनी है। और पासवर्ड्स को पेपर डायरीज पे नहीं लिखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो एक अपना डायरी मेंटेन करते हैं, पीछे कहीं पलट के पासवर्ड्स वगैरह लिख के रखते हैं ताकि भूल ना जाए। अगर आपको लिखना भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इतना मेजर शिफ्ट नहीं ले सकते हैं, तो अगर आपको लिखना भी है तो आप कंप्लीट पासवर्ड मत लिखिए। राइट, एक एक पासवर्ड का कुछ पैटर्न बना लीजिए कि आपके सारे अकाउंट्स में कुछ उसी पैटर्न से पासवर्ड चलेगा, और उस पासवर्ड को आप 70% लिख के छोड़ दीजिए। पूरा पासवर्ड मत लिखिए, क्योंकि उसके आगे का पैटर्न आपको याद है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अच्छा ये इस तरह का पासवर्ड है, ठीक है, पैटर्न आपको इमीडिएट याद आ जाएगा। तो कहीं लिखते भी हैं तो कंप्लीट पासवर्ड कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है। और पासवर्ड और पैटर्न जो हमारे फोन्स में होता है, तो जब मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाते हैं, बोले सर पैटर्न एक बार जरा इसको ओपन करके छोड़ दीजिए, स्क्रीन को चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जब तक वो पैटर्न नहीं डालेगा तो चेक नहीं होगा, सब कुछ होता है। तो कोई भी पासवर्ड उसको नहीं देना है, कोई भी पैटर्न नहीं जरूरत होती है किसी भी तरह के उसके लिए। अगर लैपटॉप वगैरह भी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तो जो हार्ड ड्राइव होती है उससे बोल दीजिए कि भैया मेरा जो हार्ड डिस्क है वो मेरे को निकाल के दे दो। आप चेक कर लेना, रिपेयर कर देना, ठीक कर देना, उसके बाद हम लगा के चेक कर लेंगे। और अगर हार्ड ड्राइव का भी है कुछ ऐसा, तो साथ में बैकअप प्लान करके चलना है। ठीक है। और ये इंश्योर करना है कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है, डेटा है, वो किसी भी रिपेयर सेंटर में कभी रहना नहीं चाहिए गलती से, क्योंकि वो छोटे छोटे टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो उस डेटा का बहुत कुछ मिसयूज कर लेते हैं। ठीक है। और लाइसेंस्ड एंटीवायरस, एंटीवायरस के नाम पर लोगों को क्राइम किया जाता है कि फ्री का एंटीवायरस है सर आप इंस्टॉल करो बचाएगा। वो बचाता नहीं है, वो खुद ही बहुत कुछ निकाल रहा होता है। तो फ्री का एंटीवायरस वगैरह अवॉइड कीजिए। कोई बहुत महंगे नहीं आते हैं आज की डेट में एंटीवायरस, सस्ते आते हैं, थोड़ा सा पैसा पे कीजिए, उनको जेन्युइनली इंस्टॉल करवाइए। अपने में भी, अपने जो आपके ऑफिस के लैपटॉप्स वगैरह भी रहते हैं उनमें भी आप जेन्युइन ही यूज कीजिए। और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी एक कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइन सेशन इस तरह की सिक्योरिटी की बना के रखिए कि उनको भी पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली लापरवाही उनकी होगी, डेटा आपका जाएगा, रिस्क आपके ऊपर आएगा। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका हर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसको पता हो कि वो जो डेटा कैरी कर रहा है उसके आपका क्या डैमेज हो सकता है। ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए क्या हो गया सर? ठीक है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए गूगल को यूज ज्यादा नहीं करना है। गूगल में इनकॉग्निटो मोड आता है, उसको यूज करके आप ट्रांजैक्शंस वगैरह को कीजिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा अपने 2 ईमेल आईडी और 2 फोन नंबर रखिए। एक आपको रखना है ईमेल आईडी जो कि आपके सारे जो पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन से अटैच्ड हो, और एक ईमेल आईडी जो पूरी दुनिया के लिए हो। एक फोन नंबर जो पूरी दुनिया के लिए हो, एक फोन नंबर जो सिर्फ आपके जो अकाउंट
के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपके OTPs उनके लिए हो। तो ये थोड़ा सा एक बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो आई थिंक ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियां चाहिए मिस्टर गहोरी।